तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया। तो आंसर होगा ट्रैक साइकिलिंग। तो पहली बार खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन किया जाएगा। और कहां पे होंगे ये? तो अभी दिसंबर 2022 में 4 जोन में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न में कहां पर हुए या कहां पे इसका आयोजन हुआ ये आपसे नहीं पूछेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो यही पूछा जाएगा, इसमें यही प्रश्न बनेगा कि किस खेल को पहली बार इसमें शामिल किया गया। याद रखना ट्रैक साइकिलिंग को। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आपको बताया चौथा संस्करण हुआ था 2022 में पंचकुला हरियाणा में, और उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? धाकड़। उसको हरियाणा ने जीता था। और याद रखना अगला जो 5वां संस्करण होगा 2023 में वो मध्य प्रदेश में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी जो दूसरा संस्करण हुआ 2022 में बंगलुरु में हुआ था, उसका शुभंकर वीरा था। और उसमें टॉप पे रहा है जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु का ही है। अगले साल जो इसका तीसरा संस्करण होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा, ये याद रखना। अभी 2022 में जो 36वें नेशनल गेम्स राष्ट्र खेल हुए थे वो गुजरात में हुए, जिसमें टॉप पे सर्विसेज था, दूसरे पे महाराष्ट्र था। अगले साल जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? गोवा में। और इसी तरह से बैडमिंटन से रिलेट 2 कप याद रखना, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप, और दोनों का आयोजन आपके थाईलैंड में हुआ था। बात करते हैं थॉमस कप की, तो ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। और उबेर कप की बात करेंगे, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा करके। और अभी 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो 33 नंबर के होंगे, वो कहाँ पे होंगे? पेरिस फ्रांस में। आपको बताया अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसको इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। अभी बिली जीन किंग कप का आयोजन भी हुआ था, जिसे पहले फेड कप कहा करते थे। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है वो, जो स्कॉटलैंड में हुआ था। इसको स्विट्जरलैंड ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि डेविस कप जो अभी हुए 2022 में, उसका संबंध भी टेनिस से है, उसको किसने जीता? कनाडा ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अच्छा, अभी क्रिकेट में अगर महिलाओं का जो एशिया कप हुआ था बांग्लादेश में हुआ था, उसको भारत ने जीत लिया श्रीलंका को हरा करके। अगर पुरुषों का एशिया कप में बात करोगे तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा के। अभी हॉकी में अगर बात करते हैं तो वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 की बात कर रहे हैं, जो कि ओमान में हुआ था। उसमें जापान विजेता रहा साउथ कोरिया को हरा करके। उसी तरह से मेंस हॉकी एशिया कप 2022 जो कि इंडोनेशिया में हुआ, उसको साउथ कोरिया ने जीता मलेशिया को हरा करके। तो ये कुछ खेलों के आयोजन अभी हुए, कौन जीता कौन हारा ये हमने देखे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो एक तो अभी गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को, इनके अलावा गुजरात के वडनगर शहर को, ये गुजरात के महसाणा जिले में है, और त्रिपुरा के रॉक कट मूर्तियों को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, इन तीनों को। और इन तीनों साइटों को जोड़ने के बाद अब यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव है, 52 प्रस्ताव है। अच्छा, ये जो मोढेरा है, इससे आपको कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न याद आता होगा। अगर आपसे पूछा था हमने कि दुनिया का पहला गांव जो 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित हो चुका है, वो है गुजरात का मोढेरा गांव, ये वही है। वैसे यूनेस्को में भारत के कितने विश्व धरोहर शामिल है? तो 40 है। 40वां गुजरात का धोलावीरा है। इससे पहले 39 नंबर का तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, वो था। अच्छा, पहला स्थल कौन कौन सा था? अजंता व एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला। और अभी आपको एक करंट अफेयर्स का प्रश्न याद होगा, बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रोलैब को अभी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत, या जिसे आप अमूर्त धरोहर या इंटेंजिबल साइट्स बोलते हो, वो कितनी है? 14 है। और 14 नंबर की थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित स्थल ये कंचनजंगा है, जो आपको मिलेगा सिक्किम में। और अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो 2 है। अहमदाबाद, जिसे 2017 में शामिल किया गया था, और जयपुर को 2019 में।
देखो वैसे यूनेस्को की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। अच्छा, यहाँ पे हमने सूर्य मंदिर की बात की है, तो एक सूर्य मंदिर आपको याद होगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर बना था। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और 10 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है। और सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में किसने फिट एट एनी एज नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा पीवी अय्यर ने। तो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हैं पीवी अय्यर, जिन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी बुक है फिट एट एनी एज, इसको लॉन्च किया है। वैसे आपको बता दूं, ये जो पीवी अय्यर है ये 92 वर्ष के हैं। उन्होंने इस बुक में अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए बताया कि कैसे वे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए। अभी आपको बताया मानसी गुलाटी, इन्होंने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नाम की बुक को लिखा। बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इस साल इन्होंने 2 बुकें लिखी है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, और उससे पहले लिखी थी द इंडिया स्टोरी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हमारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरीज ईयर नाम की बुक को इन्होंने लिखा। वैसे वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवल चीफ है हमारे आर हरि कुमार, और नेवी डे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं, आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए कि फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ये फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अच्छा देखो, ये तो 2024 में 13वीं बैठक होगी। अगर बात करें अब इसकी 12वीं बैठक कहाँ पे हुई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं बैठक इसी साल 12 से लेके 17 जून 2022 तक हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मूल रूप से तो इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। इसकी जो बैठक है आमतौर पर हर 2 साल में एक बार होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देखो, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नागोजी ओंकाजाईवेला, वो नाइजीरिया से है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर कंट्रीज है 164, और 164 नंबर का बना था अफगानिस्तान। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा इस साल 13वें फिक्की वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और अभी पहली बार भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भी हुई थी नई दिल्ली में। अभी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नोएडा में। और पहला बाजरा स्मार्ट पोषक भोजन कॉन्क्लेव का आयोजन ये भी नई दिल्ली में हुआ। आपको पता है 2022 में क्वाड समिट का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में, अगले साल होगा ऑस्ट्रेलिया में। और अभी 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। अच्छा, पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन ये दुबई में हुआ था। और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था दुबई में ही। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पे 500 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ये 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर पे 500 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देगा। इसकी घोषणा की है अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अभी 19 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने इसकी घोषणा की। अच्छा, एलपीजी के लिए केंद्र की कोई योजना है क्या? तो आंसर होगा यस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था बलिया यूपी से। और एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी 10 अगस्त 2021 को। कहां से? मध्य प्रदेश से। आपको याद है देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। वैसे एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन क्या क्या मिला होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन।
और आप जानते हो एलपीजी गैस जो हमारे घरों पे हम यूज़ करते हैं, जब वो लीक होती है तो स्मेल से आती है। वो स्मेल इस जानबूझ के डाला जाता है ताकि अगर वो, क्योंकि इन्फ्लेमेबल है, थोड़ी सी भी चिंगारी या आग पकड़ी तो धमाका हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो वो गंध आना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार स्मेल आ रही है, मतलब गैस लीक हो रही है, पता चल जाता है ना, तो आप फटाफट से कोई एक्शन ले सके। तो उस गंध के लिए, उस स्मेल के लिए उसमें क्या डाला जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। तो आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन। देखो बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप। चलिए बताइए, अभी हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी प्रगति श्रेणियों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो अभी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को जारी किया है और इसमें ओवरऑल श्रेणी में पुडुचेरी टॉप पर है, सेकंड पे लक्षद्वीप और तीसरे पे गोवा है। वहीं अगर शहरों की श्रेणी में बात करेंगे तो मिजोरम का आइजोल ये पहले स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश का सोलन ये दूसरे स्थान पर है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दो याद रख लेना। और वैसे आपको बता दूं, इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को 3 आधारों के बेसिस पर लॉन्च किया गया है: बुनियादी मानवीय जरूरतें, बेहतर जीवन शैली और अवसर। वैसे आप जानते हो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने समलैंगिक विवाह कानून को मंजूरी दे दी है। समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी। अच्छा, समलैंगिक विवाह का मतलब तो समझ गए ना, सेम सेक्स वाले लोग आपस में विवाह करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी भी है, उसी को कहते हैं LGBTQ, और इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है, रेनबो। अच्छा, 2-3 प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ पहले तो ये कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा था? तो आंसर होगा नीदरलैंड। सन 2000 में उसने ऐसा किया। और समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश? तो आंसर होगा बरमूडा। जबकि समलैंगिक विवाह को लीगल बनाने वाला एशिया का पहला देश पूछेंगे तो आंसर होगा ताइवान। भारत में ये जो समलैंगिक विवाह है ये लीगल नहीं है, याद रखना। और हमारे अनुच्छेद 21 के तहत विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप 2 रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? तो आंसर होगा INS तारिणी। इस रेस का नाम है केप 2 रियो रेस 2023। कैपटाउन है, तो यहां से ये रेस स्टार्ट होगी जो कि साउथ अफ्रीका में है, और कहां तक चलेगी? रियो मतलब रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। और ये इसका कौन सा संस्करण है? 50वां संस्करण है। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज हिस्सा लेगा? INSV तारिणी, जिसके कप्तान है अतुल सिन्हा। और याद रखना, ये वही INSV तारिणी जहाज है जो कि नाविका सागर परिक्रमा अभियान में यूज किया गया था। 2017 की वो बात है, और इसमें सभी महिला दल थे और इस पर बैठ करके उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था। बाकी INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। आपको याद है अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना था? मे फ्लावर 400। अभी आपको याद होगा जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज ये कहां पे शुरू होगी? वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में। INS विराट आप जानते हो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है, निर्माण किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? आंसर होगा अर्नाला। तो भारतीय नौसेना के लिए देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट INS वर्नाला लॉन्च हो चुका है। इसका निर्माण गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। कहां से लॉन्च किया गया? चेन्नई के कट्टीपल्लू स्थित लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया। चेन्नई से भी आपको याद रहेगा, अभी जो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में मिलेगा। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। इसको तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जिसे कहते हैं ना एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, या आप कहते हो कि सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ये वही है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा बद्री नारायण को। तो अभी साहित्य अकादमी ने साल 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो हिंदी भाषा के लिए चुना गया है कवि बद्री नारायण को, उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। जबकि अंग्रेजी के लिए चुना गया है अनुराधा रॉय को, उनके उपन्यास, उनके नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए।
और उर्दू में चुना गया है अनीश अशफाक को। इनके अलावा कई भाषाओं के ज्ञाता और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर उदयनाथ झा को इस वर्ष का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 भी दिया जाएगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। तो आप जानते हो भारत में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन का जन्मदिन होता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इरूड में हुआ था। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब आप कहोगे एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, वो कब होता है? तो उसको याद रखना बड़ा आसान है। मैथ्स में पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? 3.14। तो 14 से तो हो जाएगा 14 और 3 से हो जाएगा तीसरा महीना मार्च, यानी कि 14 मार्च को। आप जानते हो फिर रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? नीना गुप्ता को। और एक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, ये 2022 का मिला था डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को। ये अमेरिकी गणितज्ञ है। और गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? पहला तो यही प्रश्न बन गया, तो आंसर होगा फील्ड्स मेडल को। और ये 2022 का किसे मिला था? तो यूक्रेन की गणितज्ञ हैं प्रोफेसर मेरिना वियाजोवस्का को। और ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बनी थी, ध्यान रखना। अब फिर बताइए, अभी हाल में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला को। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक हैं दिनेश कुमार शुक्ला, जिनको अभी 3 साल के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे किनका स्थान लेंगे? जी नागेश्वर राव का स्थान लेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की बात करें, स्थापना होती है इसकी 15 नवंबर 1983 को। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। आप जानते हो भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे राजीव लक्ष्मण करंदीकर, उनका नाम है। केवीआईसी के सीईओ बने विनीत कुमार। और ओएनजीसी के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। चलो मुझे बताओ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब प्लांट, इसको शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात। उसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना 2031 तक भारत देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू होंगे? 20। अच्छा, वैसे परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 26 सितंबर को मनाते हैं। आपको याद है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? INS ध्रुव उसका नाम है। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये तो आपको याद होगा ही सही, पोखरण में हुआ था 1974 में। उसको निकनेम क्या दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा हुआ था 1998 में, उसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, भारत में जो परमाणु संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर है? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट का है? तो आंसर होगा गुजरात में। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ही कुडनकुलम भी है। तारापुर आप जानते हो महाराष्ट्र में है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। नारोरा कहाँ पर है? नारोरा उत्तर प्रदेश में है। और राउतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना। और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा सोनाक्षी सिन्हा को। तो अभी सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। तो पेटा ने फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों और बिल्लियों की जरूरत और देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। आपको याद होगा पिछले साल 2021 में ये पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था आलिया भट्ट को। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। इसका मुख्यालय मिलेगा अमेरिका के वर्जीनिया में। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं कि अभी टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? ये बड़े फेमस रहे थे। अभी हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये अभी किसी देश के राष्ट्रपति हैं। और ज्यादा हिंट आपको देता हूं कि उस देश का एक संगठन है, उसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब तो बता दो आप। बाकी सरगम कौशल का नाम आपने सुना है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता इन्होंने। ये जम्मू कश्मीर से हैं। इससे पहले मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब भी ये जीत चुकी है। सिन्नी शेट्टी ये कर्नाटक की है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है।
खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुनी गई थी। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए 2023 में कौन सा राज्य भारत में पहली बार टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा की कैपिटल है पणजी और 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा गोवा। और इस टूर्नामेंट का आयोजन गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नाम की कंपनी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, टेबल टेनिस की बात है तो आपको याद होगा मणिका बत्रा का नाम। अभी एशियन कप 2022 जो कि थाईलैंड में हुए थे, वहां पे पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। आपको याद है इस साल 83rd नंबर के नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था मेघालय में। एक टेबल टेनिस प्लेयर है तमिलनाडु से, अचंता शरत कमल उनका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम काम कर लेना इसे। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए है। और अभी ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी बने थे। अचंता शरत कमल नाम है। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट भी पढ़ा था हमने। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? मेघना अहलावत। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी आपको पता है 36 नंबर के नेशनल गेम्स गुजरात में हुए थे। आप बताओ अगले साल 37 नंबर के नेशनल गेम्स ये कहां पे होंगे? बताओ आप। और बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे। चलो फिर बताओ 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली करेगा। तो नई दिल्ली ये 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। याद रखना नई दिल्ली 7वीं बार इसे होस्ट कर रहा है। अभी इस साल यानी कि 75वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आपको याद होगा जो कि मंगोलिया में हुई थी, उसमें भारत ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 17 मेडल जीते थे। गोल्ड कौन लेकर के आए थे पढ़ा था हमने? रवि कुमार दहिया। और इस तरह से भारत इसमें मेडल लिस्ट में बात करोगे तो 5वें स्थान पे था। पहले पे जापान था, दूसरे पे ईरान था। याद आया कुछ? भूली बिसरी यादें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1979 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का पहला संस्करण भी भारत में हुआ था। भारत में जालंधर में आयोजित किया गया था। और साथ में ये भी याद रखो कि अगले साल जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगी, जो 16 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक होगी, वो कहाँ पे होगी? सर्बिया के बेलग्रेड में होगी। वैसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर होगा केडी जाधव थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। वो एक पहलवान थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका उत्तर आगे मैं दूंगा आपको, लेकिन अभी आप आंसर देने की कोशिश करो। वैसे भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहां पे स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने? तो आंसर होगा साजन भनवाल। और ये चैंपियनशिप अभी स्पेन में हुई थी। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था। और वो गोल्ड कौन लेकर के आए थे? अमन सहरावत, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और याद रखना ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। बाकी अभी जानते हो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? ब्रजभूषण शरण सिंह बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस पूर्व एथलीट को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया गया? तो आंसर होगा पीटी उषा। तो अभी राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। अभी इन्होंने पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया। और ये पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया गया है। उनके साथ वाईएसआरसी के सांसद विजय साई रेड्डी को भी मनोनीत किया गया है। आपको याद है पीटी उषा, इनसे संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा आपको। अभी उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी देखो भवानी देवी की बात करें, इनकी उम्र 94 ईयर है।
अभी फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता था इन्होंने। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये वेटलिफ्टर हैं ये, और सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। पूजा पटेल की बात करें तो अभी 36th नेशनल गेम्स जो हुए थे गुजरात में, वहां पे पहली बार योगा को शामिल किया गया था और योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बनी थी ये पूजा पटेल। ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा को। तो अभी फुटवेयर ब्रांड है प्यूमा, और इसने भारत में अभिनेत्री जो है अनुष्का शर्मा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनसे पहले विराट कोहली जो उनके हस्बैंड है वो भी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। वैसे अभी विराट कोहली ये नॉइज के स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी सूर्य कुमार यादव अभी अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने। मणिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है वो अदिदास की बनी थी। बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दिशा पटानी। अभी कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी। लियोनल मेसी ये बाइजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाइजूस जो भी 2022 की फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर बना था। वैसे फीफा वर्ल्ड कप से जो भी संबंधित प्रश्न है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखा तो देख लेना। क्विज भी आपको मिल जाएगी आपके करे के एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी आपको याद है स्मृति मंधाना, ये गल्फ ऑयल इंडिया की और उससे पहले गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। रवि शास्त्री ये फैन कॉड के बने थे। तो सौरव गांगुली बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के बने थे। तो ये नाम ध्यान रखना आप, बढ़ते आगे। अभी दिसंबर 2022 में पद्म श्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? कर्नाटक। कर्नाटक की गमाका संस्कृति को लोकप्रिय बनाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित अभी HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। HR केशव मूर्ति ये कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के रहने वाले थे। अभी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। उन्हें इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो हर साल 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती होती है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया, इसीलिए उन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है। और यही कारण है कि उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए आप देखना उनका जो समाधि स्थल है ना, उसका भी नाम क्या है? किसान घाट है। और वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद नहीं गए। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस IIT ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा IIT रुड़की ने। और आपको याद हो तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम। और अभी कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी। और अभी नवंबर की बात है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ये कहाँ पे हुई थी? ये भारत में हुई थी। वैसे 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे खुला है, तो आंसर होगा पुणे में। और अभी पढ़ा था हमने, कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसका नाम है कृषि निवेश पोर्टल। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कल्याणी फेरेस्टा। तो देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ये बन गया है कल्याणी फेरेस्टा। इसे अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया हमारे स्टील मंत्री, और वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, अभी तक जो स्टील मंत्री थे वो राम सिंह थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो स्टील मंत्रालय है वो किसको दे दिया गया? जो एविएशन मिनिस्टर है यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी तरह से एक और मंत्री थे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था उन्हीं के साथ में। और उनका मंत्रालय दे दिया था हमने किसे? स्मृति ईरानी को। अच्छा, ग्रीन स्टील का मतलब क्या हो गया? जिसे कोयले को यूज किए बिना बनाया गया हो। जीवाश्म मुक्त स्टील आप बोल सकते हो। मतलब उसे बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया हो। और इसे पुणे के कल्याणी ग्रुप ने बनाया है।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में स्टील उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन है, तो आंसर होगा चाइना, सेकंड नंबर पे भारत है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील, ये किसने बनाया था? ये स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने इसे बनाया था और उसने सबसे पहले इसको किसको बेचा था? वॉल्वो ग्रुप को। वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो है सज्जन जिंदल। और याद रखना, CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील से आपको याद है, अभी जो अगले साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे आपके उड़ीसा में, उसका ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन बने? अतुल भट्ट बने थे और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। और अभी किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। और अभी देश के स्टील मैन के नाम से फेमस थे कौन, जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। और टिस्को कहां पर है? टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो आंसर होगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सेथरी केम संगतम। तो पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद करने वाले सेथरी केम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में उनको पुरस्कार राशि मिलती है 10 लाख रुपए की। और ये जो पुरस्कार है, ये योजना आयोग के साथ काम करने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर के स्मृति में स्थापित किया गया था। आप जानते हो फहमीदा अजीम का नाम, बांग्लादेश की हैं ये फहमीदा अजीम, इनको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। और बद्री नारायण के बारे में हमने पढ़ा था अभी, इंपॉर्टेंट नाम मार्क करना पहले तो इसे। हिंदी में 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। और अंग्रेजी का मिला है, या अंग्रेजी के लिए चुना गया अनुराधा रॉय को, उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करना और याद करना इसे। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में किस भारतीय को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 सम्मान के लिए नामांकित किया गया? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल को। तो भारतीय महिला पहलवान है अंतिम पंघाल और इन्हीं को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अंतिम पंघाल से मैं आपको बता दूं, अभी अगस्त महीने की बात है, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत करके उन्होंने इतिहास रचा था। वे हरियाणा से हैं। और पहलवानी की बात चल रही है, कुश्ती की बात चल रही है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसकी मेजबानी कौन करेगा? कहां पे होंगे ये नई दिल्ली में होंगे। और याद रखना, नई दिल्ली 7वीं बार इसको होस्ट कर रहा है। अभी 2022 में जो 35 नंबर के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है वो हुई थी मंगोलिया में, जिसमें आपको याद हो तो टॉप रहा था जापान। भारत 5वें स्थान पे था। भारत ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज जीते थे, जिसमें से वो गोल्ड किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने। और साथ में ये भी याद रखना कि जो अगले साल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगी? वो सर्बिया के बेलग्रेड में होगी। और कुश्ती से आप क्या याद रख सकते हो कि हाँ, ये याद रखो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा KD जाधव थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज जीता था, वो एक पहलवान थे। और भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और एक साजन भनवाल का नाम याद रखना। अभी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे? स्पेन में। उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने थे साजन भनवाल। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था उन्होंने। और इसी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था। वो गोल्ड किसने जीता था? अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे, तो इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना सारी बातें। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस इमारत ने ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो आंसर होगा UIDAI के मुख्यालय ने। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने प्रतिष्ठित
गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 को जीता है। UIDAI का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। तो UIDAI मुख्यालय भवन को वर्तमान उच्चतम रेटेड बिल्डिंग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। पिछले साल की बात करेंगे 2021 में, तो ये उप विजेता रहा था। गृह का मतलब होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, और ये राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। ये भारत में ग्रीन बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग से क्या मतलब हो गया कि बिल्डिंग में यूज होने वाली जो बिजली वगैरह आप यूज करते हो, ऊर्जा यूज करते हो, वो ज्यादा से ज्यादा भाग उसका आप कोशिश करें कि वो नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए। जैसे कि सोलर वगैरह आप यूज कर रहे हो। बिल्डिंग में जो पानी यूज होता है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसको रिसाइकिल करने का। आप उस पानी को ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, वेस्ट नहीं करना है, मतलब पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में द इंडियन नेवी एट द रेट रिमिनिसिंग द वॉयज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रंजीत बी रॉय और अरित्र बनर्जी ने। तो रिटायर्ड कॉमोडोर हैं ये रंजीत बी रॉय और रक्षा पत्रकार हैं अरित्र बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर के ये बुक लिखी है। इस बुक का नाम है द इंडियन नेवी एट द रेट रिमिनिसिंग द वॉयज। तो ये बुक आपको बताती है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश युग की रॉयल इंडियन नेवी के कारनामों और बलिदानों को ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा छोड़ दिया गया था, जो कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को पचा नहीं पाए थे। अच्छा, अभी कुछ बुक्स आई थी, अगर उनका हम रिवीजन करते हैं तो आपको याद है हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बुक लिखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरीज ईयर्स। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालान, इस साल उन्होंने 2 बुक लिखी है। एक तो है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस और दूसरी है द इंडिया स्टोरी। शशि थरूर ने कहा कि वो BR अम्बेडकर के ऊपर बुक लिखेंगे, उसका नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। संयुक्ता दास, इन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा और अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। चलो एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इस साल का 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है और उनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला? बताओ। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में IPL के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा सैम करन। सैम करन ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर है और अभी IPL की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी कोच्चि में IPL मिनी ऑक्शन चल रहा है और वहीं पे 24 साल के सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए देकर के खरीदा है। आपको बता दूं, इससे पहले ये कौन सी टीम में थे? चेन्नई की टीम में थे, अब पंजाब में आ गए। देखो IPL की बात करें तो अभी 2022 में इसका 15वां संस्करण हुआ था। कहां पे? भारत में, जिसको गुजरात टाइटंस ने जीता था। किसे हरा करके? राजस्थान रॉयल को हरा करके। और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। देखो इस बार टोटल 10 टीमें इसमें शामिल हुई है। 2 नई टीमें थी, एक तो अहमदाबाद टीम, उसी का नाम बदल के गुजरात टाइटंस रखा गया, और दूसरी थी लखनऊ टीम जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया और उसके कप्तान थे KL राहुल। और बताओ 2022 और 2023 के IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप है। अच्छा, IPL में 2 तरह की कैप को याद रखना है, एक तो ऑरेंज कैप होती है और एक पर्पल कैप होती है। जो सबसे ज्यादा विकेट बनाते हैं उनको मिलती है पर्पल कैप और जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है ऑरेंज कैप। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ये किसको मिली है इस बार। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा इंदौर में। इन्फेंट्री क्या है? जो पैदल सेना होती है ना, उसे इन्फेंट्री कहते हैं। तो अभी भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये इंदौर के महू में स्थापित किया गया है। ये भारत का तो पहला है और विश्व का दूसरा है। अब आप पूछोगे विश्व का पहला कहां पर है? तो वो अमेरिका में है। तो इस म्यूजियम में क्या होगा? तो पैदल सेना के 1747 से लेके सन 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य व वीर सैनिकों के बलिदानों को 3D प्रिंटिंग और हाथों से बने स्टैच्यू और फोटो गैलरी के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों का लूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स के और आप खुद से चेक करना कि आपने कितनों के आंसर दिए। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। मैं भी आंसर देता हुआ चलूंगा। बताओ भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम यानी कि समुद्री संग्रहालय कहां पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में।
बताओ भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? केरल के अल्लापुझा में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम यानी कि खाद्य संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। और तंजावुर में ही बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा, पता है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। और बताओ देश का पहला फिश म्यूजियम ये कहां पे बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। वैसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं? 18 मई को। अब देखो ये बन रहा है इंदौर में, तो इंदौर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने, जैसे कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर ये इंदौर बना है। और अगले साल 2023 में 17 नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन ये इंदौर में किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा इंदौर में। और भारत का भी 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। लेकिन इसमें एक फैक्ट याद रखना, जब हम बात करेंगे 1 लाख से ज्यादा आबादी के मामले में तब इंदौर टॉप पर है। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आता है कि 1 लाख से कम आबादी के मामले में, तब आपको आंसर करना है महाराष्ट्र का पंचगनी ये टॉप पर है, सबसे स्वच्छ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको याद है इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पर रखा गया था। और इंदौर में ही लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय भी बनेगा। तो यहां से ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बेथ मीड को। बेथ मीड ये एक ब्रिटिश फुटबॉलर है, वह महिला सुपर लीग क्लब आर्सेनल के लिए खेलती है। और अभी उन्हीं को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, ये तो 2022 की बात हो गई। अगर 2021 के लिए आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था, तो आंसर होगा एम.आर. रादुकानु को। वो ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी। और एक और प्रश्न बनेगा यहां से कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे मिला? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को, जो कि वेटलिफ्टर है। एक अचंता शरद कमल नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इनको। इसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। ये फैक्ट भी याद रखना। और टेबल टेनिस से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। और भारत में भी कहां पे होंगे? गोवा में होंगे। आपको बताए अगले साल फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इसका आयोजन कहां पे होगा? मोरक्को में होगा। अभी आपको बताए अभी नवंबर दिसंबर में 2022 में जो फुटबॉल मेंस वर्ल्ड कप हुए थे कतर में हुए थे, जो कि इसका 22वां एडिशन था। चलिए फिर बताइए अभी राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो दिन है वो उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर्स को उन्हें अपने राइट्स यानी कि अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। थीम याद रखना, फेयर डिजिटल फाइनेंस। अच्छा, एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी होता है, वो 15 मार्च को मनाते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा सितविनी राबुका। तो सितविनी राबुका ये फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अभी तक फिजी देश के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रैंक बैनिमारामा थे। लेकिन अब नए होंगे सितविनी राबुका, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिजी इसकी कैपिटल होती है सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? विलियम काटोनीवेरे। अच्छा, फिजी से एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि अगले साल फरवरी में जो 12वें नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विश्व हिंदी सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? फिजी देश में ही होगा, ये याद रखना। बाकी अभी आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे, लियो वरादकर नाम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन। और पेरू देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी डीना बोलुआर्टे। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए भारत ने किस देश के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जापान। अच्छा, आपको ये तो याद है ना
कि जो भारत है ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज किसके साथ करता है? जापान के साथ। तो यहाँ पे भी आप देखो गार्जियन आ रहा है, तो आंसर तो आप इजीली पता कर लोगे। वैसे जापान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं इस पे अगर बात करें तो एक जिमेक्स एक्सरसाइज है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। एक शिन्यू मैत्री करते हैं हम, जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। सहयोग काजिन भी करते हैं, नौसैन्य अभ्यास है। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होता है, ये भी एक नौसेना अभ्यास है। और एक धर्मा गार्जियन, ये थल सेना अभ्यास है। अभी 2022 में हमने एक तो जिमेक्स किया था बंगाल की खाड़ी में, एक मालाबार किया था, ये जापान में हुआ था, और धर्मा गार्जियन किया था, ये कर्नाटक के बेलगांव में किया था। और अब एक और नया हवाई युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच का अगले साल होगा ये, इसका नाम है वीर गार्जियन। ये नाम आपको याद रखना है, मतलब ये इसका पहला संस्करण होगा, पहली बार होगा ये। 16 से लेकर 26 जनवरी 2023 को होगा, और कहाँ पे होगा? जापान में होगा। इसमें याद रखना भारत का सुखोई 30 MK1 विमान हिस्सा लेगा, और हवा में ईंधन भरने वाला जो हमारा विमान है IL-78 वो भी इसमें हिस्सा लेगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने राज्य में अरुणोदय 2.0 योजना को शुरू किया है। 2.0 यानी कि दूसरी बार शुरू हो रही है। पहली बार कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2020 को। इसमें क्या होता था? इसमें गरीब परिवारों की जो महिलाएं होती हैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब ये 2.0 आई है, इसमें 1000 नहीं, उनको 1250 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 250 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल को शुरू किया है। तो देखो, अगर आपको मणिपुर में घूमने जाना है या जो टूरिस्ट वहां पे घूमना चाहते हैं, तो मणिपुर में प्रवेश करने के लिए उनके पास या आपके पास एक इनर लाइन परमिट होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो मूल जनजातियां रहती है उनके संरक्षण के लिए। और याद रखना, यहां पर आप केवल घूमने के लिए आए हो, आप स्थायी नागरिक बनकर नहीं रह सकते हो और कोई संपत्ति भी नहीं खरीद सकते हो। वैसे आपको बता दूं, ये जो इनर लाइन परमिट का जो ये फंडा है, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लागू है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। पर अभी मणिपुर ने इसके लिए यानी कि परमिट को आसानी से पा सके आप, इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यही हमारा प्रश्न है। फिर बताइए, भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये कहां पे बनाया जाएगा? पनडुब्बी मतलब सबमरीन। तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय नौसेना की मदद से बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीघा में समुद्र के किनारे नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी, और ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा डेफिनेटली कि ये दूसरा होगा तो पहला कहां पर है? पहला है विशाखापत्तनम में। और म्यूजियम कैसे बनेगा? भाई, जो सबमरीन होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं, जब वो यूज में नहीं हो रही है या वो रिटायर्ड हो जाती है, तो उसको लेकर के म्यूजियम बना दिया जाता है, ताकि लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज हो सके, वो अंदर से उसे देख सके, और जो हमारी यूथ है, युवा है, वो भी उसके प्रति आकर्षित हो सके, वो भी थोड़ी सी मोटिवेटेड हो सके कि यार हमें भी यहाँ पे जाना है, हमें भी नौसेना में जाना है, हमें भी पढ़ाई करनी है। अच्छा, विशाखापत्तनम में जो पहला वाला पनडुब्बी संग्रहालय है, तो उसमें जो सबमरीन है वो कौन सी सबमरीन है, ये भी थोड़ा सा याद रख लो, प्रश्न आ रहा है तो बन सकता है प्रश्न। वो थी INS कुरसुरा। उस INS कुरसुरा सबमरीन को लेकर के वहां पे म्यूजियम बनाया गया था, और वो देश की 5वीं पनडुब्बी थी। इसे 1969 में रशिया ने बनाया था। अब ये जो दूसरा ये पनडुब्बी संग्रहालय बन रहा है, यहाँ पे कौन सी सबमरीन यूज होगी ये भी बताया नहीं गया, ये भी फाइनल नहीं हुआ। जब भी ये बता दिया जाएगा या ये रेडी हो जाएगा, तब फिर से इसका करंट अफेयर्स बनेगा और आप इसे पढ़ लेंगे। अच्छा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत है। एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया था भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज, उसका नाम क्या है? INS अर्नला। ये याद रखना आप। बाकी पश्चिम बंगाल में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, और ये इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। ये वैदिक तारामंडल का मंदिर ये पश्चिम बंगाल के मायापुर में नदिया जिले में बन रहा है। और भारत का पहला टायर पार्क भी आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में,
और इसी तरह से पश्चिम बंगाल के जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया था। 14 नंबर की बनी थी वो। और अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर ये कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यहीं पे चलेगी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव युक्त मिशन होगा? तो आंसर होगा H1। तो आपको पता है देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान ये गगनयान है। इसरो इसे लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? 2024 में। और इसे किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mark 3 के द्वारा। अब इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक्चुअली में पहले के जो 2 भाग हैं वो मानव रहित भेजे जाएंगे। मतलब एक बार पहले हम टेस्ट तो कर ले कि हाँ जो भी हमने बनाया है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो सही से काम कर रही है। फिर उसके बाद हम इंसानों को भेजेंगे अगर सब कुछ सही रहता है तो। और कब भेजेंगे? 2024 में। मतलब 2024 में मानव युक्त अभियान ये लॉन्च किया जाएगा। H1 नाम से है वो। अच्छा ये बताओ, इसरो ने इसके लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? व्योमित्र है। और अगर सब कुछ सही रहता है जैसा कि हम सोच रहे हैं तो जो भारत है ये अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा।